मुखर साहब फाइनली सेनेट से जो है वो 27 यानी तरमीम मंजूर हो गई है 2/3 अक्सरियत से। मुखर साहब क्या कहेंगे आप, आर यू इन द फेवर ऑफ दिस अमेंडमेंट और नॉट? ये तो बड़ा ही सीधा सवाल है, इसकी कोशिश करता हूँ मैं जवाब देने की आपको, लेकिन ये कि वो था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, जो पिछले कई हफ्तों से हम इसकी बासगश्त सुन रहे थे जी। तो वो आ भी गया, पास भी हो गया, और अब तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ एक स्टेप बाकी है कि कौमी असम्बली भी इसको मंजूर कर दे और उसके बाद सदर साहब उसके ऊपर दस्तखत कर दें तो ये कानून बन जाएगा जी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट कानून बन गया है। ठीक है जी। फैसल वावडा साहब की तरह हम भी मिठाइयाँ खानी शुरू कर दें। हम मिठाइयाँ तो नहीं खाएंगे, लेकिन फैसल वाडा ने थोड़ी जल्दी की, वो भी पास नहीं हुई थी तरमीम, तो इससे पहले मिठाई लेके आ गए, इसलिए कि उनको ये यकीन था कि ये पास हो जाएगी। अच्छा जी, अब असल मुश्किल मसला ये है कि इसको किस तरफ से पकड़ें। अपने तय कोशिश करते हैं इसको सही जगह से पकड़ने की। 3 इसके ब्रॉडर एरियाज हैं जो इससे अफेक्ट होंगे इस तरमीम से। एक आपकी मुसल्लह अफवाज और क़यादत उसकी, दूसरी अदलिया और जजेस का किरदार, और तीसरी एहतसाब से इस्तिस्ना। तीनों को बारी बारी ले लेते हैं, फिर छोटी मोटी चीज़ें बाकी रह जाएंगी उसको बाद में कर लेंगे। देखिए, पूरी दुनिया की अफवाज को आप ले लीजिए, जब वो कोई मार्का जीतती हैं, किसी जंग में फतेह हासिल करती हैं, तो उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप होती है उनको खिताबात से और बेनिफिट से नवाजा जाता है। चाहे अमेरिका की फौज हो, चाहे रूस की हो, चाहे चाइना की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, ये पूरी तारीख भरी पड़ी है इससे। लिहाजा इस फौज ने जो मार्का मारा है वो तारीखी भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत का कैलिबर, पाकिस्तान की दिफाई यानी जो हमारी एबिलिटी है और जो डिसिप्लिन है आर्म्ड फोर्सेस में, उसको तस्लीम किया गया है। जी ठीक। मैं अगर आपको सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की सुनाने बैठूं तो उन्होंने तारीफें कर करके हद ही कर दी है, लेकिन अदरवाइज अरब ममालिक को ले लीजिए, मुस्लिम ममालिक को ले लीजिए, यूरोपीय ममालिक को ले लीजिए, तमाम ही ममालिक में पाकिस्तान की अफवाज के बारे में गुडविल जनरेट हुई है। जो जनरल आसिम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं, उनकी सलाहियतों को भी तस्लीम किया गया है, और उनकी ज़ेर क़यादत फ़ौज ने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को जिस तरीके से ज़ेर किया है, जिस तरह से धूल चिटाई है, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब ये आर्टिकल जो 243 है सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था जी। ठीक है जी। इसमें जो 2-3 बातें यानी ज़्यादा अहम हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के आइन में एज सच जो बेसिक यानी जो रेगुलेटर है उसमें गुंजाइश मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के आइन में ये ओहदा जो है चीफ फील्ड मार्शल का, ये मौजूद नहीं था, तो इसको शामिल किया गया है, यानी इसको लीगल कवर मुहैया किया गया है। और क्यों किया गया, मैंने उसकी वजाहत कर दी है कि जब आप इतने बड़े बड़े मार के साथ अंजाम देते हैं तो कौम के ऊपर आपका कर्ज होता है जिसको चुकाना ज़रूरी है। इससे सिर्फ एक शख्स को फ़ायदा नहीं पहुंचा है, ये तासुर गलत है जी। जो तीनों सर्विसेज के चीफ्स हैं उनको भी 5 स्टार करने की तजवीज़ है। वो भी इसी तरीके से मार्शल होंगे, मार्शल ऑफ एयरफोर्स, मार्शल ऑफ नेवी, मार्शल ऑफ आर्मी। मुखर साहब, एक तासुर ये भी है कि शायद इस दिफाई शिकों में चेंजेस किए गए हैं, तरमीम की गई है, उसका मुल्की सियासत पर कोई असर पड़ेगा? मतलब क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हम फौज को फिलहाल फौज एक अदारे के तौर पर देखें तो कुछ ऐसा नहीं हो, कोई अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन जो खदशात हैं, खतरात हैं, इसके बारे में कोई गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ नहीं होगा जी। कोई दे ही नहीं सकता है। यानी देखिए, हर चीज़ जो है, हर शख्स जो है उसने जाना है ऊपर, हर एक शख्स का कोई ना कोई एंड है। उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, उससे क्या नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा, ये इसके बारे में बात करना इज़ टू अर्ली। ठीक है जी। अब तक जो मैंने देखा है एज ए जर्नलिस्ट विद ओवर 50 ईयर्स एक्सपीरियंस, कि फ़ौज के जर्नल में मुझे उस तरह का एंथुसियाज्म टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और टू रूल पाकिस्तान वो मुझे दिखाई नहीं दी है, इसलिए कि पूरी दुनिया भर में वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जा रहे हैं, प्रेसिडेंट के साथ भी गए हैं, उसने वो डिस्टेंस और वो डिकोरम मेंटेन रखा है जी।
आपको कहीं भी जन आसिम मुनीर डोमिनेट करता दिखाई नहीं देगा फॉर द पब्लिक आई। तासुर से बात बनती है ना, तासुर को लेके कहानियां घड़ी जाती हैं। हम ये दुआ करते हैं कि वो अपनी प्रोफेशनलिज्म में इससे जितना चाहे आगे चले जाएं, लेकिन उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस ना हो। जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि होंगे, लेकिन होने भी और नहीं अगले चाहिए, आने वालों के भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी कोई ना कोई ऐसा कदगन जरूर होना चाहिए जो उन्हें ऐसा करने से रोके। जी, इस अमेंडमेंट में है या नहीं है, आई डोंट नो, बिकॉज द डिटेल्स आर येट टू कम। ये तो हो गया जी एक सेक्टर। जी, अब आ जाए आप जनाब अदलिया। मुखर साहब, इस पर एक और छोटा सा सवाल है कि अभी रिसेंट जो हमारा क्लैश हुआ इंडिया के साथ, जिसके आपने हवाला दिया, इसमें ये बात और जो भी करंट सिस्टम था, जो करंट स्टेटस को था, वो टेस्ट हुआ और दैट प्रूव्ड राइट। ठीक है, हमने इंडिया को शिकस्त दी। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम के जहाँ पर इंडिया की जानिब से भी जो है धमकियाँ दी जा रही हैं, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर भी हॉस्टाइल है, फिर इंटरनली भी दहशतगर्दी का सामना है, एक नया सिस्टम क्रिएट कर देना, एक सारी कमांड चेंज कर देना, आपको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर दैट? पहली बात तो यह कि कमांड चेंज नहीं हो रही। जी, सिर्फ एक आदमी रिटायर होगा जिसने वैसे ही 29 नवंबर को रिटायर होना था। मेरी बात समझ रही है? और उनकी रिटायरमेंट के बाद ही इसकी इंप्लीमेंटेशन भी होगी कि देयर विल बी वन सुप्रीम कमांडर जी, विच विल बी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। लेकिन उसके नीचे तीनों अफवाज के अपने अपने चीफ्स होंगे। ठीक है, तो ये तासुर देना कि इससे कोई बड़ा मेजर अपसेट हो गया, ये ठीक नहीं है। शायद अभी जरूरत थी एक यूनिफाइड कमांड की। एब्सोल्युटली। क्यों? आप हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए अफवाज की। जब कोई कमांडर जंग जीतता है या हालत जंग हो या दुश्मन ललकार रहा हो, तो मिलिट्री क़यादत को कभी चेंज नहीं किया जाता। ये याद रखें, उठा के देख लें हिस्ट्री, मैं आपको अथॉरिटी से कह रहा हूँ। जी, जब वार के बादल, जंग के बादल मंडरा रहे हों, जब आपका बदतरीन दुश्मन आपको धमकियां दे रहा हो, और जैसा आपने कहा कि दूसरी तरफ से इस वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो भी हॉट हो जाए, तो ऐसे में मिलिट्री लीडरशिप को चेंज करना हमाकत के सिवा कुछ नहीं है। और ये मैं तवक्को रखता हूँ कि ये चूंकि एक चेन ऑफ कमांड चल रही है ना, जी, एक बाकायदा वॉर प्लान है, एक बाकायदा वॉर हिकमत अमली बनी हुई है, उसके लिए मेन करेक्टर्स जो है वो इंटैक्ट रहने चाहिए। एक बात। अब आ जाए जनाब शोबा नंबर 2 पे। बिल्कुल, अदलिया। मुखर साहब, किस तरह का असर जो है वो जुडिशरी पर पड़ेगा इस तरमीम का? हमने पहले तो ये देखना है कि हमने जुडिशरी इनहेरिट कैसे की, जो इस रजीम ने इनहेरिट की। 4 चीफ जस्टिस के मैं छोटे छोटे लतीफ़े आपके सामने बयान करूंगा ताकि हमारे नाज़रीन भी सुन लें। हमारे यहाँ 4 चीफ जस्टिस सक्सेसिव रहे, जिसमें साकिब निसार साहब थे, जिसमें सईद खोसा साहब थे, जिसमें गुलजार साहब थे, और जिसमें अता बंदयाल साहब थे। ये साकबी, खोसवी, गुलजारी और बंदयाली अदलिया ने जो जो कमाल छोड़े हैं पीछे, दुनिया की हिस्ट्री में उसको एक गंदी मिसाल के तौर पे पेश किया जाएगा और पेश होगा। दे विल नेवर बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए प्रेसिडेंट कि किसी केस को उसकी बुनियाद पर हल किया जाए। जी, वो इतने पार्टीजन हो गए थे। कैसे? जनाब, सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा आसफ सईद खोसा का। उसने, खान साहब बाहर जलसे कर रहे थे सड़कों के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ये खान साहब आपको यहाँ से यानी आपके हक में फैसला नहीं आएगा, मेरे पास लाएं, मैं करता हूँ ये फैसला। आपने कभी सुना इससे पहले या किसी तारीख में कोई हवाला आपको मिला हो कि चीफ जस्टिस ने किसी अपोजिशन लीडर को कहा हो कि मेरे पास मसला लाएं, मैं इसको हल कर देता हूँ? एक। दूसरी बात, आपने कभी ये सुना कि किसी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक क्रिमिनल को जो उसके सामने अदालत में पेश किया गया हो, उसको कहे गुड टू सी यू, और ये ऑर्डर पास करे कि इनको आप एक रेस्टोरेंट में, अपने रेस्ट हाउस में ठहराएं, एक दावत का एहतमाम करें, इनके दोस्तों को बुलाएं ताकि यही पासेस गुड टाइम? सुना कभी आपने ये? क्या आपने पाकिस्तान में नहीं सुना ये नहीं हुआ ये? एंड सो ऑन। मैं इतनी मिसालें आपको दे सकता हूँ इन जजेस की कि इन्होंने वो कुछ किया जो किसी जस्टिस को ज़ेब ही नहीं देता। क्या हमारे चीफ जस्टिस ने डैम बनाने का ठेका नहीं उठाया? हुई सी, जिसने कहा मैं चारपाई डाल के बैठ जाऊंगा वहाँ दरिया में और अपने सामने डैम बनवाऊंगा, फिर वो चंदा जमा करने के लिए यूरोप के दौरे पर भी चले गए। सुना कभी आपने? कभी आपने ये सुना कि किसी गैर मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक बड़ी रकम पकड़ी गई हो और वो किसी एक मुजरिम के अकाउंट में जुर्माने के नेमुल बदल के तौर पर जो है जमा करा दी गई हो? कभी सुना आपने?
आई एम टॉकिंग अबाउट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। कभी आपने ये सुना कि किसी वजीर आजम की बेगम तोशा खाना से सब कुछ उठा के घर ले जाए? वहाँ मैं इसमें जाऊंगा अगर तो पूरे प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा जी। ये सब कुछ उस अदलिया के होते हुए हुआ और किसी ने एक उंगली उठा के नहीं दी। वैसे ये सारी आपने मिसालें दी हैं, इनसे आपका कहने का मकसद तो यही है कि सियासत में जो अदलिया का रोल है या अदलिया का सियासी रोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए मुखर साहब। लेकिन अब जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग्स का मामला जो है वो सामने आ रहा है, आपको नहीं लगता कि नाउ जजेस हैव टू प्लीज ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स ताकि उनको हटा देखिए गुजारिश ये है, जो जजेस होते हैं ना अना के लोग, जो जजेस होते हैं असूल के पाबंद, मैं मिसाल दूंगा आपको रुस्तम कियानी की। फील्ड मार्शल अयूब खान से बड़ा स्ट्रांग आदमी अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया है जी। उसने समन कर लिया था अपनी कोर्ट में, उसको कहा गया कि ऐसा नहीं होता, उसने कहा उसका अब्बा भी आएगा। बिल्कुल बुखारी साहब, आपको लगता है कि अब जो अदलिया बनेगी वो ये कर सकेगी? पहले मैं बात तो पूरी कर लूँ, आप तो बात ही पूरी कर। ये हुआ ना, उस वक्त तो वो फील्ड मार्शल था, तो उसने कैसे कर लिया ये? तो करें ना जुरत, पार्टीजन बनने की बजाय, जाके उनके साथ शरीक होने की बजाय जुरत करें, फैसले करें। ये छुप छुपा के खत लिखने की बजाय फैसले देना। मैं देखता हूं आपको फैसला देने के ऊपर कौन पकड़ता है। दूसरी रह की बात जजेस का ट्रांसफर, दिस इज नॉन इश्यू। ओ भाई, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कम होती है, कम इंपॉर्टेंट है वो, उस पर तो किसी ने नहीं कहा कि ये हुकूमत क्यों करती है। नेशनल असेंबली का स्पीकर बनाना है, सदर मुमलिकत का एहतसाब करना है, ये सारे फैसले कौन करता है? तो कहने का मतलब यह है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई है, अनहोनी बनाने की कोशिश की जा रही है। अदलिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई सेन आदमी इस दुनिया में ये नहीं कह सकता कि अदलिया हुकूमत की तफैली हो। जस्टिस मर जाएगा, जस्टिस विल डाई जी। लेकिन आप मुझे ये बता दें कोई ऐसा मुल्क जहां हुकूमत ना हो और अदलिया एक्ट कर रही हो। तो हुकूमत का अपना रोल है, उनको अपना ही रोल करना चाहिए। जो मैंने मिसालें आपको दी, अभी तो मैं चला नहीं आगे, आपने मुझे इंतहाई दानिशमंदी से आगे जाने नहीं दिया, वरना ऐसी ऐसी मिसालें। आप मुझे बताइए, क्या जेल मैनुअल कानून नहीं है? बिल्कुल है। इसके तहत कहाँ लिखा है कि 42 लोगों की मुलाकातें कराएं आप डेली? इसके तहत कहाँ लिखा है कि चीफ जब मर्जी मुंह उठाए आके जेल के दरवाजे तोड़ के अंदर चला जाए? तो नहीं होना चाहिए ना ये। तो ये अगर हो रहा है तो फिर ये कहा जा रहा है ना जी कि अदलिया के अहकामात नहीं माने जा रहे। अदलिया ने हर बार ये कहा है कि जो जेल मैनुअल इजाजत देता है उसके मुताबिक मुलाकातें कराई जाए। बुखारी साहब, ऑपोजिशन के ये तरफ से ये भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जाते हैं, ये तासुर दिया जा रहा है कि इस तरमीम से जो एक इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए, अपोजिशन की जो गुफ्तगू है, मैं ये मानता हूँ उस वक्त अगर उन्होंने ये बात खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर कही होती। उन्होंने फरार इख्तियार किया है। जब डिबेट होने लगी, जहां उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाना चाहिए था, पूरी दुनिया सुनती, पाकिस्तान की कौन सुनती कि हाँ इन्होंने क्या कहा है, तो वहां से भाग गए, वॉकआउट कर गए। कमेटियां जहां जाके बिल को रोका जा सकता है, वहां से आपने इस्तीफे दे दिए, और जिनमें हैं आप, वहां आप गए नहीं। तो ये कौन कहता है कि आपको डिबेट का मौका नहीं मिला? जी, आपने मौका ज़ाया कर दिया, आपने खो दिया वो मौका जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते थे। आज जो तकारीर हुई हैं, ख़ासतौर से ये बिल पास होने के बाद, उस पर भी मैंने बात करनी है, उसमें बड़ी मज़े की बातें सामने आई हैं। लेकिन ये पहले हम पूरे ये 3 सेगमेंट कर लें। अब आ जाए जी एहतसाब। देखिए, मैं तकी उस्मानी साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि उन्होंने कहा कि इस्लाम के तहत या इस्लामी मुल्क में या इस्लामी क़यादत में, शरीयत के अकॉर्डिंग उन्होंने कह दिया ये, हाँ नहीं, मतलब इस्लाम के मुताबिक कहीं कोई इस्तिस्ना नहीं है। अगर एक गाड़ीबान या गधा गाड़ी चलाने वाला बंदा खलीफा वक्त से मस्जिद में ये पूछ सकता है कि ये आपने जो चोला पहना हुआ है, जो कपड़ा मिला था हमें सबको उस जंग में, उससे तो ये नहीं बनता, ये आपने कैसे बनाया? और खलीफा वक्त उसको तबाह करने, बर्बाद करने, मार देने की बजाय उसको एक्सप्लेनेशन दे कि ये मैंने मेरे बेटे ने अपना हक जो था वो मुझे दे दिया, तब ये मिलके एक कुर्ता बना। तो मुझे बताइए कि कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि एहतसाब होना चाहिए? लेकिन सॉरी, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास माजी में है कि मिलिट्री एडवेंचरर जो हमारे थे, वो इक़्तिदार संभाला उन्होंने और पिछलों की शामत आ गई जी। बेपनाह मिसालें हैं। मैं भुट्टो की मिसाल आपके सामने है, नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है, अब आप कह सकते हैं कि इमरान खान की भी मिसाल आपके सामने है। लेकिन पूरी दुनिया में ये रवाज ज़रूर है कि जब तक एक शख्स किसी खास ओहदे पर फायज है, उसके ओहदे के टेन्योर में उसके खिलाफ एहतसाब नहीं हो सकता, जो हमारे मुल्क में पहले से राज था और राज है
जी, लेकिन बुखारी साहब आप बात करें कि जब तक ओहदे पर रहें, अब जिस तरह से अगर फॉर द लाइफ टाइम दे देते हैं और अब जिस तरह से भी करंट प्रेसिडेंट है, इसके बाद वो सियासत में वापसी इख्तियार करते हैं, अगली दफा कोई और ओहदा लेते हैं, तो क्या उन्हें फिर भी ये इम्यूनिटी हासिल होगी? देखिए, ये नहीं होनी चाहिए तो हमने कह दिया, लेकिन इसको रोकने का तरीका क्या है कि अपोजिशन जो है वो इसको रेजिस्ट करे, दूसरों को कन्विंस करके अपने साथ मिला के इस शिक को पास होने से रोके। वो काम आपने किया ही नहीं है, लिहाजा वो दे हैड ए फ्री राइड। लेकिन बुखारी साहब ऑपोजिशन क्या करे, वो तो आउटनंबर्ड है, 2/3 अक्सरियत है उनके पास और वो जो चाहे मनवाएंगे, और दोनों इस टाइम बेनिफिशरीज हैं, पीपल्स पार्टी भी और पीएमएलएन भी। देखिए, ये ब्रूट मेजॉरिटी का एक इस्तिलाह है जमहूरियत में जी, कि जिसके पास मेजॉरिटी है ही प्रिवेल्स। ठीक है, ये कह रहे थे, मुझे ना बात का मतलब मैं शदीद एहसास भी होता है, पीटीआई ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुनी मैंने महमूद अचकीज़ई की, मुझे तरस आ रहा था उनके ऊपर, उनका इतने जोर से चीखे मारेंगे कल पाकिस्तान के अवाम कि लर्जने लग जाएगा ईवान। क्या है वो, वेयर इज ही? इसकी बजाय कि ये बढ़ के मारे वो, अगर वो असम्बली में बैठ के इसकी रेजिस्ट करते, इसको रोकने की कोशिश करते, तो ये सारी जिंदगी याद रखा जाता। जी, मुखर साहब बीच में एक और बात भी हवा जो चीज थी उसकी, वो तो ये था कि वजीर आजम को भी इस्तिस्ना देने की बातें हो रही थी। फिर वजीर आजम साहब ने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा और ये गलत है, मैं अकाउंटेबल हूँगा। मुखर साहब क्या लगता है कि क्यों ये इस्तिस्ना निकाली गई, पीछे रीजन क्या थी? देखिए, बात यह है कि जो पार्टी अलायंस का हिस्सा होती है ना, उसको अपने लिए कुछ ना कुछ हर सूरत हाल से निकालना होता है। अब ये बात बहुत आगे चली जाएगी, आप मेरे ख्याल से आप भी समझ गए हैं और सारे लोग भी समझ गए हैं कि पीपल्स पार्टी चूंकि इस सियासी इत्तेहाद का हिस्सा है जी, और आसिफ अली जरदारी के साथ माजी में बहुत ज्यादती हुई है, कोई दो राय नहीं है। एत साहब के नाम पर 12 साल तक उनको जेल में रखा गया और चीज़ एक साबित नहीं हुई उनके खिलाफ। ये उस हवाले से इस तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, आई एम नॉट एंडोर्सिंग इट। बिल्कुल, लेकिन बुखारी साहब वजीर आजम साहब का इससे इस्तिस्ना से जो है वो बरी हो जाना, उसकी क्या लॉजिक? देखिए, उन्होंने बरी नहीं हुए, उन्होंने काफ़ी कुछ भुगत लिया है। उनके खिलाफ पीटीआई ने जितने केसेस बनाए थे वो सारे अदालतों से एक एक करके ख़त्म हो चुके हुए हैं। लिहाजा मैं यूं कहूँगा कि उन्हें अब कोई डर नहीं है, क्योंकि अब तो वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि एक पैसे की करप्शन मुझ पर साबित करो, वही उनकी भतीजी भी कहती है वैसे, तो हम सियासत छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर तो अपोजिशन के पास उनके खिलाफ कुछ है तो ये तो बहुत अच्छा मौका है ना कि उन्होंने अपने आप को इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया है। पढ़ ले उनको, ले आए केसेस उनके खिलाफ। तो एक तो ये हो गया। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि अगर ओवरऑल देखें तो ऑपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनका मौक़िफ़ है, कितना जस्टिफाइड है? देखिए, एक तो होती है अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, एक होती है अपोजिशन ऑन मेरिट्स। अपोजिशन ऑन मेरिट्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप उसका पहरा ना दें। अगर आप मौके से भाग जाएंगे तो मुझे बताएं कौन आपके बिहाफ पर तो कोई बात नहीं करेगा ना जी। आप बाइकआउट करके बाहर बैठे हो सेनेट से और आप तवक्को करें कि सेनेट में आपके हक में कोई बोले और हुकूमत की सरकत को रोके, कैसे होगा ये जो राह फरार है, इसकी दो बुनियादी वजह है, वो मेरे ख्याल से आज बयानकारी दे लगे हाथों। एक तो ये है कि किसी भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेटर और प्रोविंशियल असेंबली का मतमा नज़र कानून साजी नहीं है। पीटीआई की बात कर रहा हूँ जी। ना ही उनका मतमा नज़र अपने अपने इलाके की डेवलपमेंट है। उनका एक ही टारगेट है दैट बानी शुड कम आउट ऑफ जेल। इसी पर सारे सियासत कर रहे हैं और इसी पर तबाही के ध्यान पर पहुंचे हुए हैं जी। ठीक है, वो जो नए चीफ मिनिस्टर साहब बने हैं उन्होंने दो बढ़ के मार के अपनी चीफ मिनिस्ट्री भी स्टेक पे डाल दी है और पार्टी को कितना नुकसान होगा इससे वो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा जी। तो बिल्कुल बुखारी साहब, जो भी कानून पास होता है या लेजिस्लेशन में जो लोग बैठे हैं वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कोई कानून पास होता है उसका मकसद होता है अवाम का बेनिफिट। आपको क्या लगता है कि इस तरमीम के अंदर अवाम के लिए क्या है? देखें, बात यह है कि अगर तो जिस स्पिरिट से उन्होंने अदलिया को रीऑर्गेनाइज करने की या रिफॉर्म करने की कोशिश की है जी। अगर तो वो लेटर एंड स्पिरिट में वही इंटेंशंस है उनकी, तो फिर तो जस्टिस का हसूल आसान हो जाएगा। जिस तरीके से बाइफर्केशन की जा रही है, अब आप देखिए 3 लाख से ज्यादा केसेस जो हैं पेंडिंग हैं और अगर मैं आपको लोअर अदालतों की पेंडेंसी का बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे, कैलकुलेट ही नहीं कर सकता बंदा। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सियासी फैसलों को तरजीह दे के पूरे की पूरी सुप्रीम कोर्ट वन आफ्टर अनदर उन्हीं केसेस में उलझे रहे कि कहीं पीटीआई के केसेस हैं, कहीं पीपल्स पार्टी के, कहीं नून लीग के हैं, कहीं किसी के हैं। ये आपके सामने है। अभी तक वही मंजरनामा चल रहा था
वो तो भला हो कि थोड़ी सी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई, थोड़ा निकला है, तो आपने देखा कि दूसरे केसेस के फैसले होने लग गए। तो मेरा ख्याल ये है कि और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा तारीख में, इस वक्त कम से कम 55 दुनिया के ममालिक में इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जी, जिसमें जो आईनी मामले होते हैं वो अलग एक तरफ फेंक दें और सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे जिसके लिए वो है, यानी लोगों को इंसाफ मुहैया करे। बुखार साहब, जो ट्वीट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहले की और इस मामले को पब्लिक किया, उसमें जो जो पॉइंट्स थे, जो जो चीज़ें थी, वो अब तो तरमीम में कहीं नज़र ही नहीं आ रही। ना NFC अवार्ड की बात है जिन पर हम इतनी देर डिबेट करते रहे, उन इशूज़ पर बात करते रहे, वो तो मामला कहीं है ही नहीं। देखिए, जब भी कभी दो पार्टियों के बीच बार्गेन होती है या दो पार्टियों के बीच अपनी अपनी बात मनवाने का होता है, तो सब अपने अपने चिप्स हाई करते हैं। और सियासत में मैंने एक दफ़ा पहले भी एक्सप्लेन किया था, इट्स ए गेम ऑफ कंप्रोमाइजेस, इट्स ए गेम ऑफ गिव एंड टेक। आप बहुत हाई लेवल पर ले जाते हैं, फिर उसमें से कुछ बातें जो आपने मनवानी होती हैं वो आप मनवा लेते हैं, बाकी को आप भूल जाते हैं। यही होता है पूरी दुनिया की पॉलिटिकल तारीख में।